बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड पाइल्स डे हम सभी लोग मनाने वाले हैं। वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में आज हम बातचीत करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जो मिथ है या जो गलत फहमियाँ हैं और जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर प्रवीण साहवे जी को, जो कि है डायरेक्टर अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल के, जो कि रामेश्वरी चौक और शताब्दी चौक में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आपसे डिस्कस करूं तो पिछले 13 साल से सर लेज़र के द्वारा पाइल्स की जो इलाज है वो कर रहे हैं और उनकी सर्विसेज के लिए उन्हें 35 नेशनल और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीण साहवे जी का। सर, वेलकम टू द शो। और पिछले 13 साल से आप लोगों की सेवा में हैं। पाइल्स एक ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं, जिनको होती होगी उन्हें तो बहुत तकलीफ होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि बवासीर या पाइल्स जिसे हम कहते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली बवासीर, अगर टॉयलेट की जगह किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबको लगता है कि मुझे बवासीर हो गया। बवासीर वहाँ पर होने वाली गुदवलियों में होने वाला एक बीमारी है, एक डिसीज़ है, जिसमें क्या होता है, हमारी भाषा में इसको हीमोराइड्स कहते हैं। हीम मीन्स ब्लड, रॉइड्स मीन्स फ्लो। जिस बीमारी में पिचकारी जैसा ब्लड आता है उसको इन शॉर्ट हीमोराइड कहा जाता है। हीमोराइड यानी वहाँ की जो गुद वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो फूक जाती है, फूल जाती है और वहाँ से जो ब्लीडिंग है वो बहते रहता है। तो इसको पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं। पहला जिसमें सिर्फ निरंतर ब्लीडिंग होता है और ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द पेशेंट को नहीं होता है। सेकंड जो स्टेज होती है, इसमें मस्सा बाहर आता है मोशन करते समय और अपने आप अंदर चला जाता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है। थर्ड स्टेज होती है जिसमें मस्सा मोशन करते समय बाहर आता है और वो अपने आप अंदर चला जाता है। और उसको थर्ड स्टेज में जो होता है उसमें हाथ से अंदर प्रेस करना पड़ता है। जो सेकंड स्टेज में अपने आप चला जाता है वो थर्ड स्टेज में अपने आप नहीं जाता है, उसको हाथ से प्रेस करके अंदर डालना पड़ता है। और चौथी और लास्ट स्टेज होती है जिसमें हमेशा के लिए वो पाइल्स फूल के बाहर आ जाते हैं, जिस स्टेज में पेशेंट को असहनीय पेन होता है, पेशेंट बैठ भी नहीं सकता है और कई दिनों तक ये पाइल्स की स्टेज रहने से ये फोर्थ स्टेज आती है, जिसमें जो मस्से बाहर आए हैं वो बाहर ही रहते, वो प्रेस करने से भी अंदर नहीं जाते। तो ये पाइल्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल्स में, नॉर्मल लोगों में 3 हेमोराइडल कुशंस वहाँ पर होते हैं जो सबके शरीर में होते हैं। किसी कारणवश उसमें अगर ब्लड वेसल्स में सप्लाई ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स फूल के पाइल्स तैयार होते हैं। सर, ये सुनने में ही इतना दर्दनाक है तो पेशेंट्स तो सही में मतलब कैसे ही सहन करते होंगे, लेकिन इनका इलाज कैसे होता है? किस तरीके से आप इलाज करते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि पाइल्स के 4 स्टेज होते हैं, तो चारों स्टेज के अनुसार उसका अलग अलग उपचार हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या हुआ है इसको जांच करने के लिए हमारे अभ्युदय पाइल्स लेजर सेंटर में हम लोग वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से जांच करते हैं, दूरबीन के द्वारा एक जांच करते हैं, जिससे आप कौन सी स्टेज में है वो पता चल जाता है। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, पहली स्टेज में हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तीखा मिर्च मसालेदार डाइट, नॉनवेज डाइट बंद करके कुछ हर्बल आयुर्वेद डाइट हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका जो फर्स्ट स्टेज का जो पाइल्स है वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। सेकंड स्टेज के जो पाइल्स होते हैं इसमें ज़्यादातर मात्रा में पेशेंट्स को अगर डाइट रेस्ट्रिक्शंस अच्छे से फॉलो करते हैं तो इसमें भी अर्ली सेकंड स्टेज में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो हम लोग देते हैं। गर्म पानी में बैठने के लिए, सिकाई करने के लिए देते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन डालने के लिए देते हैं, जिससे वहाँ पर लोकल पेन कम हो जाता है या वहाँ का जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाता है। और
एडवांस सेकंड स्टेज जो होती है, इसमें हम लोग एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का टाका या चीरा घाव नहीं होता है, और जो पाइल्स होता है उसके बेस में जाके लेज़र एनर्जी दी जाती है और ये पाइल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेज में भी थर्ड स्टेज में लेज़र का उपचार किया जाता है। और किसी किसी पेशेंट में जैसे कि सेकंड स्टेज के है या अर्ली सेकंड स्टेज के है, तो उनमें स्क्लेरोथेरेपी यानी एक इंजेक्शन थेरेपी हम लोग करते हैं, जिसमें पाइल्स के जड़ में इंजेक्शन के द्वारा उपचार किया जाता है, जिससे वो जो ब्लड वेसल्स है वो उसकी साइज़ कम हो जाती है और पाइल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। मोस्टली जो ब्लीडिंग पेशेंट्स होते हैं, ब्लीडिंग जिनमें ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट में सिर्फ इंजेक्शन से वो अर्ली स्टेज में ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा रबर बैंड लाइगेशन एक ट्रीटमेंट है, जिसमें पाइल्स के जड़ में हम लोग एक सक्शन रबर बैंड के इंस्ट्रूमेंट से रबर टाई करते हैं और जिससे वो पाइल्स अपने आप श्रिंक होके गिर जाते हैं। और अगर अर्ली स्टेज से जाके फोर्थ स्टेज तक पाइल्स गए हैं, तो फोर्थ स्टेज में एक तो कन्वेंशनल मेथड के साथ एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट है, वो अगर किया जाए तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। सर एक बात तो आपकी इससे समझ गई हूँ मैं कि हर स्टेज में कहीं ना कहीं टॉयलेट का जो स्पेस होता है उसमें से ब्लीडिंग तो हो ही रही है। बिल्कुल। तो ये ब्लीडिंग क्यों होती है, मतलब इसकी क्या वजह होती है, पाइल्स की स्टार्टिंग ही क्यों होती है, ये मुझे जानना है। ब्लीडिंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पाइल्स एक मेन कारण है जिसमें जो ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस ब्लीडिंग होता है। यानी टॉयलेट में जाने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है और पिचकारी जैसा ब्लीडिंग हो रहा है, आपका कमोड का सीट पूरा ब्लीडिंग से भर गया है, तो समझ लेना कि आपको पाइल्स हो सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। ये जो है पेशेंट कभी टॉयलेट के लिए गए और उनके नोटिस हुआ कि टॉयलेट में कमोड में ब्लीडिंग हो गया है, तो दैट टाइम उनको समझ में आता है कि मुझे पाइल्स है। तो ये पेनलेस ब्लीडिंग जो है वो पाइल्स की वजह से होता है, जिसमें पेन है, दर्द है, मोशन करते समय दर्द होता है और उसको मोशन को लग के ब्लीडिंग आता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप है या लग के आता है, तो दैट ब्लीडिंग इज़ ड्यू टू फीशर, यानी वहाँ पर चीरा होने से जो ब्लीडिंग होता है वो फीशर की वजह से होता है। कभी कभी ब्लीड ऑन टच होता है, मोस्टली एल्डर पेशेंट्स में जो ब्लीडिंग होता है कभी कभी कैंसर की वजह से हो सकता है। ब्लड मिक्स्ड विथ पस के साथ अगर ब्लड है तो वो इंटरनल फिस्टुला का ओपनिंग है, वहाँ से ब्लड आता है, यानी उस पेशेंट को भगंदर या फिस्टुला हो सकता है। कभी कभी बच्चों में पॉलिप की वजह से ब्लीडिंग होता है, इंटरनल पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे मस्से जो जन्मदात होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी रहती है जिसमें अतड़ियों में छाले होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में म्यूकस डिस्चार्ज होता है पस के साथ या म्यूकस डिस्चार्ज के साथ स्टूल होती है, मोशन होता है और ब्लीडिंग भी जो है वो मिक्स्ड विथ स्टूल आता है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग मोशन के समय हो सकता है। सर अभी आपने भगंदर कहा है या तो उसके बारे में कि क्या भगंदर ठीक हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसका फिर इलाज मतलब उपचार कैसे किया जाता है? फिस्टुला यानी नाली घाव जिसको हमारी भाषा में कहते हैं। फिस्टुला क्या होता है कि पेरियानल रीजन में अगर किसी भी कारणवश फोड़ा या फुंसी होता है और उसको चीरा दे के अगर हम लोग बाहर नहीं निकालते तो वो पस संडास की जगह अंदर तक खुलता है, इसको फिस्टुला कहा जाता है। और फिस्टुला का उपचार संभव है, दो इसमें रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं, पर फिस्टुला का अगर कॉम्बिनेशन में हम लोग उपचार करें, जैसे कि हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में फिस्टुला के लिए लगभग 10 से 15 प्रकार की ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अब एक बीमारी के लिए 10 से 15 प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्यों है कि फिस्टुला की स्टेज कौन सी है, लो एनल फिस्टुला है या हाई एनल फिस्टुला है। अब ये लो एनल क्या होता है कि जो वहीं पर ओपन हुआ है, बिलो डेंटेड लाइन ओपन है, ऐसे छोटे फिस्टुला को लो एनल फिस्टुला कहा जाता है। और हाई एनल फिस्टुला जो होता है वो डेंटेड लाइन के अबव ओपन होता है, तो ऐसे बड़े फिस्टुला को हाई एनल फिस्टुला कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर हम लोग फिस्टुला का टाइप कौन सा है, कितने ड्यूरेशन से है, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मुख्यतः लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बड़ा घाव नहीं रहता है, कोई मांसपेशी को काटने की आवश्यकता नहीं है, जिससे पेशेंट का मोशन जाने का जो कंट्रोल है वो बचता है और पेशेंट को वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिसको इनकॉन्टिनेंस हमारी भाषा में बोलते हैं। तो फिस्टुला के लिए लेज़र के अलावा हमारे सेंटर में हम लोग मॉडिफाइड क्षार सूत्र, जिसको इफ्टाक नाम से जाना जाता है, और जो मेथड डॉक्टर साहू सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के HOD रह चुके हैं, उनको हाल ही में लास्ट ईयर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो मेरा सौभाग्य रहा कि वो टेक्निक मुझे उनसे सीखने का सौभाग्य मेरा रहा।
और इफ्टाक में क्या होता है कि इंटरसेप्शन ऑफ फिशुलस ट्रैक्ट, जिसमें पहले लोगों को क्षार सूत्र ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा पेन या डर लगता था। अभी इस ट्रीटमेंट में क्या किया है कि जैसे आपको जो फिशुला भरने के लिए क्षार सूत्र में 6 महीने से ज़्यादा समय लगता था, वही इफ्टाक ट्रीटमेंट करने से आपका जो फिशुला ट्रीटमेंट का समय है वो 2 महीने पर आ गया है। और इसमें बहुत बड़ा घाव न करते हुए, और ये जो ट्रीटमेंट है ये मॉडिफाइड ट्रीटमेंट इफ्टाक का हम लोग क्षार सूत्र में करते हैं। इसके अलावा स्लॉफ्ट नाम की एक ट्रीटमेंट है जिसमें सबम्यूकस लाइगेशन ऑफ फिशुलस ट्रैक्ट, ये भी एक छोटा सा घाव दे, छोटा सा स्किन इंसिजन दे के इंटरनल ओपनिंग के पास, इंटरनल ओपनिंग से जो एक्सटर्नल ओपनिंग तक फिशुला का कनेक्शन होता है उसको हम क्लोज करते हैं। और ये भी एक मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें भी कोई काटपीट की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्लॉफ्ट के अलावा लिफ्ट नाम की एक प्रोसीजर होती है फिशुला के लिए, जिसको लाइगेशन ऑफ इंटरसेप्शन इंटरस्फिंक्टर फिशुलस ट्रैक्ट ऐसे हमारी भाषा में कहते हैं। तो दोनों फिशुला जो दोनों स्फिंक्टर जो होते हैं, दोनों स्फिंक्टर के बीच में जो फिशुला की जो ट्रैक्ट है उसको हम लोग लाइगेट करते हैं और फिशुला ठीक होता है। इसके अलावा जो एंटीरियर बड़े बड़े फिशुला होते हैं, जैसे अगर हम महिलाओं में देखेंगे तो वजाना की तरफ से फिशुला नीचे तक आता है, या फिर जेंट्स में देखेंगे तो स्क्रोटम से लेके नीचे तक फिशुला आता है। तो ऐसे बड़े फिशुला में फिक्सेशन नाम का एक डिवाइस है जिससे हम लोग केवल फिशुलस ट्रैक्ट को रिमूव करते हैं, और इसमें भी कोई बड़ा घाव नहीं होता है, और साथ में उसके बाद हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिशुला के लिए ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। फिशुला कितने दिनों से है, बार बार हुआ है, या फिशुला के जो मैंने हाई एनल लो एनल फिशुला टाइप्स बताया है उसमें कौन से कैटेगरी में आता है, ये हम कैटेगराइज करके इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो चूज़ करते हैं, और निश्चित ही इससे फिशुला जो है वो ठीक होता है। सर जाहिर है आप इतने साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं और इतनी दर्दनाक बीमारी से उन्हें बचा रहे हैं, तो आपके पास ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस तो हैं ही, साथ ही हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप वर्ल्ड पाइल्स डे पे एक शिविर का आयोजन करते हैं। तो जाहिर इस साल भी आपने किया होगा आयोजन, ऐसी उम्मीद है, तो उसके बारे में आपसे जानेंगे। हर साल की तरह इस साल भी 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर वर्ल्ड पाइल्स डे का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर पाइल्स की ट्रीटमेंट लेज़र ट्रीटमेंट हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इस बार वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में हमने पाइल्स की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जैसे जो ट्रीटमेंट को 40 से 45 हज़ार रुपये खर्चा आता था, आज वर्ल्ड पाइल्स डे के इस उपलक्ष्य में 20 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक, यानी 20 नवंबर से 30 नवंबर तक ये मात्र 20,000 यानी 20,000 रुपये में, वो भी वर्ल्ड की सबसे एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी, पाइल्स हो, फिशर हो, फिशुला हो, इसके लिए आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पर इसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है ताकि पेशेंट को इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि क्या है हर साल पेशेंट्स काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आपका ऑफ़र आएगा वर्ल्ड पाइल्स डे का और कब हमें इसका लाभ लेंगे। तो इस साल भी हमने 20 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका आयोजन किया है। तो पेशेंट हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर मनीष नगर रोड वाले हॉस्पिटल में आके इसका लाभ ले सकते हैं। सर ये तो बहुत अच्छा है, मतलब सभी पेशेंट्स के लिए खुशी की बात है। मैं तो कहूँगी कि इतने दर्द से उन्हें मुक्ति मिलेगी, और आपने ऑफ़र भी बहुत अच्छा दिया है, तो सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे ऐसी उम्मीद है। और साथ ही सर हाल ही में आप जॉर्डन से लेज़र ट्रेनिंग, एक नई तकनीक का पूरा ट्रेनिंग लेकर आए हैं, तो उसके बारे में भी आपसे जानें। जॉर्डन से जो है एक डॉक्टर हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, सर डॉक्टर फिराज उनका नाम है। और हाल ही में वो हमारे यहाँ पर एडवांस लेज़र अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है, एडवांस आयुर्वेद ट्रीटमेंट होता है, तो उसके बारे में उन्होंने कहीं तो भी पढ़ा, और वो ये जानकर 15 दिन के लेज़र ट्रेनिंग के लिए हमारे सेंटर पे आए, और उन्होंने आयुर्वेद की मॉडिफाइड क्षार सूत्र टेक्नोलॉजी है वो सीखा, एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है वो सीखा। और हमारे अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इतने बड़े दूर से, जॉर्डन नाम के देश से कोई डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के नाम से, हमारे नाम से ये टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आते हैं। तो हमारे नागपुर के लिए, भारत के लिए काफ़ी अच्छी सराहनीय बात है। मैं यही कहने वाली थी कि सिर्फ आपके हॉस्पिटल की बात नहीं है, बल्कि मतलब अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल की वजह से नागपुर का नाम जो है पूरे देश की लिस्ट में आ गया है। और वहाँ से कोई ट्रेनिंग, हमारे यहाँ से कई बार लोग जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर के देश से भी लोग यहाँ आते हैं, और पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल का नाम सुन के
ये सही में सभी विदर्भवासियों के लिए गौरव की बात है और बहुत अच्छी बात है। सर एक और चीज़, हमने अभी जब बातें कर रहे थे तो हम लोग फिशर के बारे में आपने बताया, तो एग्जैक्टली फिशर होता क्या है और इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में बताएं। फिशर यानी क्या होता है कि जब भी टॉयलेट के लिए जाते हैं पेशेंट्स तो उनको वहाँ पर असहनीय वेदना, पेन, दर्द होता है, वहाँ पर चीरा होता है, हार्ड कड़क स्टूल होने की वजह से, तो सख्त संडास होने से, ज़्यादा दिन तक कब्ज रहने से ये प्रॉब्लम होती है। मोस्टली महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर मात्रा में आयरन का सेवन करने से, गर्भाशय का वजन बढ़ने से ये फिशर की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है एक्यूट फिशर जो कि अभी कुछ दिनों से है, 2 या 4 दिन के अंतराल से है। एक होता है क्रोनिक फिशर जो कि कई सालों से चलते आ रहा है, कभी कभी दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये सब फिशर जो है इसका सही समय पर निदान करना जरूर है, क्योंकि हर एक फिशर में ऑपरेशन की ज़रूरत या लेज़र की ट्रीटमेंट नहीं होती है और हर एक फिशर मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो सकता है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो मांसपेशियाँ होती है वो जिसमें स्पाज़म होता है, सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर असहनीय पेन होता है, दर्द होता है। इसके साथ साथ ब्लीडिंग भी, ड्रॉप आना या लग के आना, ये तकलीफ होती है। मोस्टली महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आजकल यंग जनरेशन्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिली है, क्योंकि मेन खान पान है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब चीज़ें इस प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है। तो फिशर के लिए अगर आप क्रोनिक फिशर स्टेज में हैं तो इसके लिए एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी है, जिसमें कोई चीर-फाड़ नहीं होती, कोई घाव नहीं होता, और एक लेज़र के 10 मिनट के ट्रीटमेंट से आप फिशर से निजात पा सकते हैं। सर मतलब अभी आपने कहा तो ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है, मतलब क्योंकि काफ़ी लोगों में अब सुनने में आ रहा है पाइल्स की तकलीफ के बारे में, तो उस पर आप थोड़ा सा अगर आइडिया दे दें। लाइफस्टाइल से ही ये सब बीमारियां हुई हैं, पाइल्स है, फिशर है, ये सब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही हो गया है। क्योंकि क्या है, आजकल हमारा रात को देर रात तक सोने का जो समय है, अभी हम लोग जैसे देखेंगे कि अभी शरद ऋतु शुरू हो गया जी। शरद ऋतु अभी कुछ दिनों पहले शरद पूर्णिमा गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने दुग्ध प्राशन किया है, कोजागिरी सेलिब्रेशन किया है। तो ये जो साइंस है इसके पीछे, कोजागिरी पूर्णिमा के समय ही हम दूध प्राशन क्यों करते हैं? क्योंकि अभी शरद ऋतु शुरू हुआ है। शरद ऋतु शुरू होने से पित्त का काल है, पित्त के आजार, पित्त की बीमारियां जो है इस सीज़न में बढ़ती है। तो ऐसे पित्त को शांत करने के लिए कोजागिरी का जो सेलिब्रेशन है वो किया जाता है। अब आज के कोजागिरी के सेलिब्रेशन को हमने थोड़ा सा मॉडर्न रूप दिया है जी। उस दिन हमने सही तरीके से चंद्रमा की शीतल छाया, शीतल प्रकाश के अंतर वो दूध को पकाया जाता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स जो कि पित्त को कम करने वाले, कुछ जैसे मनुक्का जैसे है, और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो पित्त को शांत करने वाले द्रव्य है, वो डालते हैं। और वो दूध हमने चंद्रमा की शीतल छाया में, जो कि पित्त की चिकित्सा है, उसका सेवन हमने करना चाहिए। पर आज विपरीत हम लोग कोजागिरी साजरी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे यहाँ पर कोजागिरी के दिन समोसा लाया जाता है और भी कुछ जंक फूड लाया जाता है। मतलब उसको पार्टी का रूप हमने पार्टी का रूप दिया है, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। वो कोजागिरी सेलिब्रेशन करके कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि एक जगह आप कोजागिरी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पित्त की चिकित्सा है, पित्त को शांत करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी जगह आप पित्त को बढ़ाने वाला आहार सेवन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको बीमारियां होना ही है। तो ये तो पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन हो गया। ऐसा हमारे रूटीन में भी हम जो आहार विहार कर रहे हैं, ये सभी हमारे बीमारियों को बढ़ाने का कारण हो रहा है। मतलब सोचने वाली बात है कि हमारी संस्कृति जो है वो हमें अगर सेलिब्रेशन का मौका भी दे रही है तो उसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसा त्योहार है जो रात में मनाया जाता है, वरना हमारे सारे त्योहार दिन में ही होते हैं। इसके पीछे कारण ही वही है कि शरद ऋतु स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो ऐसे इसमें आयुर्वेद में हम लोग विरेचन ट्रीटमेंट करते हैं, यानी पर्गेशन करवाते हैं, जिससे पूरा शरीर का पित्त निकल जाता है। तो पूरे साल भर आपको पित्त की बीमारी होगी नहीं, अन्यथा आपको पूरे साल भर एसिडिटी की दवाई खाना पड़ता है ना। हमारा जो साइंस है वो हमारी संस्कृति से कहीं निगड़ित है जी। और हमारे जो संस्कृति है वो यही हमको बार बार रियलाइज़ करवाती है कि ये संस्कृति में ये त्यौहार जो है ये आपको इस बीमारी से बचने के लिए है। बराबर। और उसमें जो खान पान भी दिया गया है कोई भी त्योहार में, वो उस सीजन के अनुसार रहता है।
वो क्योंकि सीजन हम के अनुसार। संक्रांति भी मनाते तो उसमें तभी हम सिर्फ तिल और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, बाकी साल भर के त्योहारों में बाकी नहीं ऋतु होता में है। नहीं करते। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ध्यान हमने अपने आप के इसमें देना चाहिए, हमारी संस्कृति को समझना चाहिए। बिल्कुल। सर एक और चीज़ है कि पाइलोनिडल सिंक्स होते हैं, इसके बारे में भी हम सुन रहे हैं काफ़ी, तो उसमें आप थोड़ा सा अगर बता सके कि वो exactly होता है क्या? पाइलोनिडल साइनस जो होता है ना, पाइलोनिडल साइनस क्या होता है कि दोनों क्लेफ्ट ऑफ बटक, दोनों बटक नितंब के बीच का जो पोर्शन होता है वहाँ पर किसी कारणवश अगर बाल होते हैं, मोस्टली ये पुरुषों में पाया जाता है पर आजकल ये प्रॉब्लम्स महिलाओं में भी देखा जा रहा है। तो जिनको ज़्यादा शरीर पर बाल होते हैं, जो ज़्यादा समय तक सीटिंग का जॉब है या जो ड्राइवर है, ऐसे लोगों को वहाँ पर जो बाल होते हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन होकर वहाँ पर साइनस तैयार होता है और जो बंच ऑफ हेयर्स है वो उस साइनस के अंदर डीप हो जाता है, तो इसको पाइलोनिडल साइनस कहा जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर दर्द होना, पेन होना और पस निरंतर आना, ये तकलीफ होती है। तो इसके लिए पहले एक तो बहुत सारी फ्लैप सर्जरीज़ हैं, यानी काट पीट की सर्जरीज़ है, पर एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट के माध्यम से ये लोकल एनेस्थीसिया, मैंने आपको किसी प्रकार के हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया दे के वहाँ पर लेज़र के माध्यम से वो ट्रैक को जो है एब्लेट किया जाता है, जो हेयर बंच है उसको निकाला जाता है, और ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है पाइलोनिडल साइनस, जिसको लेज़र पाइलोनिडोप्लास्टी बोलते हैं। तो वो हमारे अभ्युदय पाइल सेंटर में हम लोग करते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो अभी ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी बढ़ रहा है। मोस्टली नागपुर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं, ऐसे पेशेंट्स को पाइलोनिडल साइनस जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब ये भी सोचना है हमें कि हम लोग जीन्स वगैरह भी आजकल मतलब हर एज ग्रुप में बहुत कॉमन हो गया है जीन्स का यूज़, और हमारा वेदर उसे उतना सपोर्टिव नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है। सर एक और बात कि हम लोग अभी जितने भी ट्रीटमेंट्स और इनकी बात कर रहे हैं उसमें हर जगह जो है लेज़र का बताया रहे आप, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। तो लेज़र ट्रीटमेंट, ये उपचार के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। लेज़र के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायड लेज़र है, या CO2 लेज़र है, या एनडीआग लेज़र है, बीम लेज़र है। बीम लेज़र यानी बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम एक लेज़र है, जो पाइल्स के प्रोक्टोलॉजी ट्रीटमेंट के लिए मध्य भारत में नागपुर में हमारे सेंटर के द्वारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, और जिसके लिए हमें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम टेक्नोलॉजी इन इंडिया यह पुरस्कार भी विदेश से मिला है। तो लेज़र जो पद्धति है ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनिडल साइनस, इन सब बीमारियों के लिए काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। जैसे हम पाइल्स की बात करते हैं तो पहले पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए चीरफाड़ करना पड़ता था, वहाँ घाव हो जाता था, टाँके लेना पड़ता था। अभी पाइल्स लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी भी प्रकार के टाँके की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के घाव की आवश्यकता नहीं है। पाइल्स के बेस में हम लोग लेज़र एनर्जी दी जाती है, 100 to 150 जूल्स लेज़र एनर्जी पाइल्स के जड़ में दी जाती है, जिससे वो श्रिंक हो जाते हैं। और पाइल्स को जो सप्लाई करने वाली वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो एब्लेट हो जाने से वहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाता है और पाइल्स जो है वो वहाँ पर ठीक हो जाता है। वैसे फिशर में है कि जो स्पाज़म वहाँ पर मांसपेशियों का है, तो ऐसे फिशर में हम लोग लेज़र के माध्यम से लेज़र स्फिंक्टरोलाइसिस करते हैं, जिससे फिशर ठीक हो जाता है। और फिस्टुला में भी जितना लंबी ट्रैक्ट है फिस्टुला की, घाव है, एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग होता है फिस्टुला में, नाली घाव होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग फिस्टुला के ट्रैक को अच्छे से क्लीन करते हैं और लेज़र के माध्यम से बाहरी ओपनिंग से अंदरूनी ओपनिंग तक, जैसे बाहरी एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग तक रेडियल फाइबर के माध्यम से पूरी लेज़र के माध्यम से वो जो फिस्टुला की ट्रैक्ट है उसको एब्लेट किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की मांसपेशी को काटने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे पेशेंट का समय बचता है। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग के लिए बार बार हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता नहीं होती है। लेज़र का दूसरा फ़ायदा है कि आपको जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत कम है और आपका हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, और प्रोसीजर जो है वो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसकी वजह से आपका समय पैसा दोनों बचता है। पाइलोनिडल साइनस में भी लेज़र ट्रीटमेंट करने से जो वहाँ की डेब्रिज है वो निकल जाती है और साइनस जो ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट के फ़ायदे ये है कि आप अपने रूटीन काम पे जल्दी ठीक जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मोस्टली पेशेंट सैटरडे को बुकिंग और फुल रहती है,
इसका कारण ये है कि पेशेंट सैटरडे को हमारे यहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, संडे को आराम करते हैं और मंडे ऑफिस ज्वाइन करते हैं। तो डे केयर प्रोसीजर है, ऑफिस प्रोसीजर है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। पहले एक तो पाइल्स के ऑपरेशंस होते थे कन्वेंशनल मेथड से, तो एक महीना आपको घर में बैठना पड़ता था। आज लेज़र के माध्यम से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका जो ऑफिस आवर्स है वो आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लेज़र ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट कराते हैं तो उन्हें टाइम भी सेव हो जाता है, पैसे भी मतलब बजट में चीज़ है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि पहले ही वो इतनी तकलीफ़ में होते हैं पाइल्स की वजह से, तो ये ऑपरेशन के बाद वाली सारी जो चीज़ें हैं वो तकलीफ़ उनकी बच जाती है, क्योंकि आपको कहीं काट पीट नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता होगा पाइल्स के लिए सर। लेकिन उसके बावजूद ये इतनी अच्छी ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना है कि अगर पाइल्स से हमें बचना है तो किन चीज़ों का ख्याल हमने रखना चाहिए। अब जिनके पाइल्स हो गए हैं या जिनको ये तकलीफ़ शुरू हो गई है उन्हें तो ट्रीटमेंट लेना है, बिल्कुल, पर हम लोग जो बचना चाहते हैं उन्होंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारा अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल का स्लोगन ही है कि नो पाइल्स ओनली स्माइल। बढ़िया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो वो पीड़ित है, व्याधित है, उसकी बीमारी को ठीक करना। तो हम आयुर्वेद के इसी प्रयोजन पे चलते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल्स है डॉक्टर प्रवीण साहवी नाम से, इससे हम लोग जन जागृति करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग जन जागृति करते हैं। हमारा www.pilesfistulacure.com ये वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोग जन जागृति करते हैं। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पाइल्स, अभी वर्ल्ड पाइल्स डे है 20 नवंबर को, तो इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर निःशुल्क मार्गदर्शन का शिविर आयोजित किया जाता है हर साल की तरह। बाकी लेज़र ऑफ़र जो हमने बताई है कि 20 तारीख से 30 तारीख तक वर्ल्ड पाइल्स डे के उपलक्ष्य में हमने ऑफ़र रखा है। पर आपको पाइल्स हो ही ना, इसके लिए अगर आप आपके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में रखते हैं, फाइब्रस डाइट ज़्यादा मात्रा में रखते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और नेचुरली पाइल्स जो है वो नहीं होगा। रात को जागने का समय जो है वो कम करें, मोबाइल का यूज़ टॉयलेट में ना करें। कमोड पर बैठते समय आप टॉयलेट की सीट पर बैठते समय पैर के नीचे एक स्टूल रखें, जिससे आपका एक विशिष्ट प्रकार का एंगल हो और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बार बार नहीं होगी। ये भी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट में जाना ये गलत आदत है, उसको पहले बदले। मोबाइल लेके टॉयलेट में जाना ये गलत आदत है, उसको बदले, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करते जाती है। और हो सके तो टॉयलेट में आप 2 प्रकार के फ्लश होते हैं, एक हैंड फ्लश होता है और दूसरा ऑटोमेटिक फ्लश होता है, जिसमें जेट बोलते हैं हम लोग उसको। तो जेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे फीशर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका स्प्रे जो होता है वो स्पीडी होता है, उसका फोर्स ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर फीशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सके तो हैंड फ्लश का यूज़ करें। और खाने में तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज इसका प्रमाण कम करें। और रोज़ जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप खा सकते हैं वो खाएं। खाने में आपको ऐसा लगता है कि मंदाग्नि है, जैसे अभी शरद ऋतु का काल चल रहा है, तो ऐसे समय में पित्त को कम करने वाली जैसे आंवले का मुरब्बा है ये आप ले सकते हैं, मनुक्का खा सकते हैं और शरबत पी सकते हैं आंवले का। तो ये चीज़ें करें ताकि पूरे साल भर आपको पित्त की प्रॉब्लम ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही ये प्रॉब्लम होती है। मंदाग्नि सबसे पहला कारण आयुर्वेद में पाइल्स होने का बताया है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए रात को सोते समय हरड़ का चूर्ण कुनकुने पानी के साथ आप ले सकते हैं 3 से 4 ग्राम, क्योंकि हरड़ जो है वो आयुर्वेद में सबसे अच्छी वनस्पति मानी गई है। कि उसके बारे में एक वर्णन मिलता है कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी। एक बार अपनी माता पुत्र पे क्रोधित हो सकती है, पर पेट में ली हुई हरितकी किसी भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं करती है। क्या बात है। तो हरितकी सिंपल मार्केट में मिलती है, आप वैद्य की सलाह से ले सकते हैं। कुनकुने पानी के साथ 2 से 3 ग्राम आप रात को सोते समय ले सकते हैं। और पाइल्स के संबंध में जितने भी आसन हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए कुछ आसन है, योगाभ्यास है, उसका आप योग टीचर के माध्यम से उसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इसमें एक मुख्य आसन है धनुरासन, आप कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। तो ये रेगुलर आसन करने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। और धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को योगा और आयुर्वेद के माध्यम से
अपने दिनचर्या का एक पार्ट बनाए, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, अपना खाने का समय निश्चित करें और बाहर का जंक फूड अवॉइड करें। सर मतलब ये लगता है कि सारी जो तकलीफ़ें हैं ना, हम खुद ही अपने लिए ना, जैसे ओढ़ के लाना बोलते हैं जिसे, वैसा कर रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल हम ही ने चेंज किया है और तकलीफ भी हम ही को हो रही है। तो उम्मीद है आज के इस एपिसोड के बाद या इस चर्चा को सुनने के बाद आप सभी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करके उसे चेंज करेंगे, और चेंज करने की कोशिश करना हमारे ही लिए बेहतर होगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि करें। सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, पाइल्स, उसकी ट्रीटमेंट और उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में, लेकिन जाते जाते अगर कोई एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप दें। जाते जाते दर्शकों को संदेश देना, ये सबसे अच्छा पसंदीदा मेरा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि क्या है, पूरा हमने अभी 30-20 मिनट का जो लेक्चर सुना, उसका एक सारांश जाते जाते हम लोग दर्शकों को देना चाहेंगे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेड्रल साइनस, ये सब बीमारियां जो हैं ये हमारे लाइफस्टाइल से निगड़ित हैं। ये हम अवॉइड कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिपेशन होने से बचें। महिलाओं को मोस्टली कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो अपना थायराइड का नियंत्रण रखें, थायराइड टेस्ट नियमित करवाएं। महिलाओं को मोस्टली वर्किंग महिलाएं होती है तो उनको कॉन्स्टिपेशन जो होता है, तो ऐसे महिलाओं को रेगुलर अपने डाइट में मनुक्का का सेवन, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पपाया का सेवन, कुछ योगा प्राणायाम नियमित रूप से करें। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और बाकी डाइट में जो हमने बताया, इसके साथ तक्र जो हम लोग हमेशा बताते हैं, छाछ का जो सेवन है, तो छाछ का सेवन, जैसे अगर पेशेंट को ब्लीडिंग पाइल्स है तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे और पित्त का प्रकोप होता है। बाकी नॉन ब्लीडिंग अगर पाइल्स है तो छाछ का सेवन कर सकते हैं। खाने में डाइट जो आपका है वो वेज डाइट रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शाकाहार सर्वोत्तम आहार है और इसमें आपको जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है सीजनल, वो आप सेवन कर सकते हैं। खाने में गाय के घी का सेवन अत्यधिक मात्रा में ले सकते हैं। इसके अलावा फाइबरस डाइट के अलावा आपका जो रूटीन है, वर्कआउट, व्यायाम जो है वो ज़रूरी है। सुबह आपका अपने हेल्थ के लिए आधा से 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है, कोरोना के बाद हमने समझा है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप रेगुलर चीज़ से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी पाइल्स या फिशर जैसी समस्याएं होगी। और अपना डॉक्टर खुद ना बने। कभी भी आपको पाइल्स से संबंधित कोई भी समस्याएं होती है तो आप निशंक होके, निसंकोच किसी भी अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को संपर्क करें। प्रत्यक्ष निदान करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ होने वाली बहुत सारी बीमारियाँ होती है। किसी अपने मित्र की सलाह ना ले कि मुझे ये तकलीफ हुई थी तो मैंने ये क्रीम यूज़ किया या मैंने ये दवाई ली थी, तो ऐसा कभी ना करें और उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं और सही समय पर सही निदान करें और सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आयुर्वेद को अपनाएं। सर, बहुत ही उम्दा संदेश आपने दिया है। लाइफस्टाइल चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बावजूद उसके अगर कभी तकलीफ होती है तो एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले, खुद के डॉक्टर खुद ना बने। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। बिल्कुल। और सर, आप यहाँ आए, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और सब जो हमारे दर्शक हैं उन्हें पाइल्स से बचने के लिए काफ़ी टिप्स भी बहुत अच्छी दी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।